नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए सुनिए, बहुत ही शानदार उपन्यास है। उपन्यास के बारे में मैंने पहले बात कर रखी है, आपने पढ़ी भी होगी। बहुत ही चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है और इसे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। काशीनाथ सिंह बहुत ही बेजोड़ उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं रेहन पर रघु का अगला भाग। रेहन पर रघु का अगला भाग। जिस दिन मैनेजर कॉलेज आए उस दिन रघुनाथ गाजीपुर गए थे सरला के लिए लड़का देखने। 20 रोज बाद फिर मैनेजर कॉलेज आए। अब की फिर रघुनाथ बाहर आजमगढ़ गए थे लड़का देखने। यह 5वां या 6ठा साल था। शादी हाथ में आते आते फिसल जाती थी। 6 साल हो रहे थे लड़का ढूंढते ढूंढते। जैसे जैसे सरला की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उनकी परेशानी, बेचैनी और दौड़ धूप भी बढ़ती जा रही थी। शुरू किया था आईएएस और पीसीएस से, लेकिन उनके रेट इतने हाई कि जल्दी ही ठंडे पड़ गए। 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, यह रकम उन्होंने सपने में भी नहीं देखी थी। भरोसा था तो अपनी बेटी के रूप, गुण और योग्यता का, जिसे न कोई पूछ रहा था न देख रहा था। इसी दौड़ धूप में उन्हें तो सिर्फ 6 साल लगे थे, लेकिन बेटी 30 से ऊपर चली गई थी। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि अब जो लड़के मिल रहे थे उनकी उम्र बेटी से कम। बेटी इस इलाके की पहली एमए बीएड सर्विस में आ गई थी और जब से आई थी आत्मविश्वास से भरपूर थी। पापा मम्मी की परेशानी देखकर कभी कभी माँ से मजाक में कहती, पापा मेरे लिए लड़का ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई गाय के लिए सांड ढूंढता है। एक बार तो उसने माँ बाप को मुंह लटकाए देख सीधे रघुनाथ से ही कहा, आप तो बाजार के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब कोई अपनी जिन्स बेचता है तो बदले में खरीदार से उसकी कीमत वसूलता है, और आप हैं कि अपनी जीन्स भी बेच रहे हैं और उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। जब रघुनाथ ने उसे डांटा तो उसने कहा, पापा आप खामखा परेशान हैं, मुझे शादी ही नहीं करनी। हर लड़की ऐसा ही बोलती है, कभी माँ बाप की चिंता देखकर, कभी शालीनता और संकोच में, और कभी खिजलाहट में, कभी विवाह में देर होती देखकर। इससे रघुनाथ की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ ही जाती थी। ऐसे ही वक्त पर मैनेजर का प्रस्ताव आया था अपनी बेटी के लिए। जब वे निराश हो चले थे आजमगढ़ वाली शादी को लेकर। लड़का सेल्स टैक्स ऑफिसर, लेकिन खर्च लगभग 10-11 लाख, उनके अपने एस्टीमेट से दुगना। लेकिन मैनेजर की भलमनसाहट और बड़प्पन कि मेरे रहते चिंता किस बात की। अपने बड़े बेटे के बरछा के नाम पर मुझसे 10 लाख लेकर पहले बेटी की शादी कर लो, बेटे के बाद में कर लेना। ऐसे भी यह अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटी घर में हो और बेटा शादी कर ले। इसे कहते हैं बड़प्पन और इसी को कहते हैं भाग्य। कहाँ मैनेजर और कहाँ उन्हीं के कॉलेज के मास्टर रघुनाथ। पूरे जनपद में फैल गई थी यह खबर और हर आदमी इस मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा था कि संजय ने सारा कुछ मटिया मेट कर दिया। अब रघुनाथ कौन सा मुंह लेकर जाएं मैनेजर के पास। उसी बेटे ने, जिस बेटे पर उन्हें भरोसा और गुमान था, उसी बेटे ने उनकी जुबान काट कर उस सक्सेना को दे दी जिससे उनकी न जान थी न पहचान थी। किसी तरह से साहस जुटाकर रघुनाथ गए मैनेजर के घर। बंगले के सामने बने अपने नए कॉटेज में बिस्तर पर अधलेटे मैनेजर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उन्होंने रघुनाथ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैनेजर आधे घंटे तक कभी इससे कभी उससे बातें करते रहे, फिर नहाने चले गए। नहा धो और पूजा पाठ करके 2 घंटे बाद आए
तो रघुनाथ को बैठे हुए देखा। आए कैसे? अपने स्कूटर से? क्यों? कार कहाँ गई? कार कहाँ है? क्यों? उसे अमेरिका ले गया बेटा? हंसते हुए मैनेजर सोफा पर बैठ गए और टांगें मेज पर फैला दी। मास्टर, शादी तुम्हारे बेटे ने की, बधाइयाँ मुझे मिल रही हैं। सभी बोल रहे हैं कितना अच्छा हुआ कि घटिया आदमी का समधी होने से आप बाल बाल बचे। रघुनाथ गुनाहगार की तरह सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। मास्टर, जो भी होता है अच्छा होता है। शुरू से ही मेरे मन में हिचक थी। जो भी सुनता था अचरज करता था और आपके भाग्य को सराहता था। कहते थे लोग कि क्या देख कर शादी की। सोची है आपने? कोई तो मेल हो, कहीं तो मेल हो। कभी सभी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र नाखुश। मैंने कहा नहीं, संकट में है रघुनाथ, चाहे जैसा हो, है तो मेरे ही कॉलेज का। ऐसे वक्त पर मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो मैंने वह करना चाहा जो मेरे ज़मीर ने कहा, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही खोटी थी। तो क्या मैं करता। वे रुक कर बाहर देखने लगे। बाहर दरवाजे के सामने ही बोलेरो खड़ी थी और घर घुर कर रही थी। शायद कहीं जाना था मैनेजर को। उन्होंने ड्राइवर को डांट कर गाड़ी चुप कराई। बंगले और कॉटेज के बीच टिन का लंबा सेट था, जिसके नीचे कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटर बाइक, साइकिलें खड़ी थीं। बोलेरो वहीं से लाई गई थी। रघुनाथ, गलती तुम्हारे बेटे ने की, लेकिन मुझे उस पर नहीं। क्रोध तो तुम पर है, इसलिए कि तुमने मुझसे छिपाया। तुम जानते हो मैं कभी किसी का अहित नहीं करता। जहाँ तक बन पड़ता है मदद ही करता हूँ। बराबर ध्यान रखता हूँ कि अपनों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुमने छिपाया और उसी का दुख है और क्रोध भी है। तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे कहने में नहीं है। यही नहीं, यह भी कह देने में कोई हर्ज नहीं था कि वह चरित्रहीन और भ्रष्ट है। यह घर की बात थी। मुझे बताने में किस बात का डर और संकोच। मैं तुम्हें खा तो नहीं जाता। रघुनाथ नीचे देखते हुए चुप रहे। उनमें यह साहस नहीं था कि वह कह दें ये दोनों इल्जाम सरासर गलत हैं, लेकिन यह कहने पर अनर्थ हो जाता। मैनेजर का क्रोध क्या रूप लेता कहना कठिन था। उन्होंने जलील होने में ही भलाई समझी और मैनेजर उसी रौ में सुनाते रहे। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अपनी नासमझी में तुम्हें कितनी मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारी बेटी अभी कुंवारी है। ईश्वर न करे कि कुमारी ही रह जाए, ऐसा अकारण नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें तब पता चलेगा जब बेटी के लिए वर देखने निकलोगे। जहाँ जाओगे और बातों से पहले लोग यही पूछेंगे कि आपके रिश्ते कहाँ कहाँ हैं। बताना तो पड़ेगा ही ना कि बेटे ने कायथ लड़की से शादी की है, समधी लाला है। बताओगे या छिपा जाओगे? ऐसी बातें छिपती तो नहीं हैं। तुम छिपाओगे तो वे दूसरे से पता कर लेंगे। जानते ही हो, जो भी रिश्ता करता है ठोक बजा के करता है। रघुनाथ उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ दिए। ठीक है, चलता हूँ। अरे बैठो, ऐसी क्या जल्दी है? नहीं, जरूरी काम है, अब देर हो रही है। अच्छा जाओ। मैनेजर भी साथ में उठ खड़े हुए। अच्छा यह बताओ, तुम्हारा रिटायरमेंट कब है? रघुनाथ चौंके और उन्हें देखने लगे। इसलिए पूछा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। अक्सर क्लास छोड़ रहे हो और बाहर ही रहते हो। ऐसा तो नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ और कोर्स पूरा करता हूँ। रिजल्ट कभी खराब नहीं आता मेरे लड़कों का। ठीक है, मगर मैं 2 बार गया, इस बीच दोनों बार पाया गैर हाजिर। खैर, यह आप और प्रिंसिपल साहब के बीच की बातें हैं, हमसे क्या मतलब। कहते हुए मैनेजर बोलेरो में बैठ गए। रघुनाथ कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रहे।
गाड़ी के स्टार्ट होने के पहले मैनेजर ने नौकर को आवाज़ दी, भोलू, मास्टर साहब खाना चाहें तो खिला देना, हमें देर हो रही है। रघुनाथ लौट पड़े। उन्हें बार बार लग रहा था कि आकर उन्होंने गलती की, नहीं आना चाहिए था। भाग 8। सरला घर आई। छुट्टी के दिन थे, रविवार को। पहले वह अक्सर आती थी। शनिवार की शाम को आती थी, रविवार को रहती थी और सोमवार को तड़के चली जाती थी। मिर्जापुर से घर की दूरी है ही कितनी, बीच में बनारस में एक बस बदलनी पड़ती थी, बस। लेकिन साल 2 साल से आना उसने एकदम से कम कर दिया था, इसलिए कि सरला को लगता था कि उसके आने पर माँ बाप खुश होने की बजाय चिंतित और परेशान हो उठते हैं, जैसे बेटी नहीं समस्या आ गई हो, जैसे कह रही हो, लो देख लो, बुढ़िया तो हो गई, अब भी नहीं तो कब करोगे शादी। रघुनाथ गाजीपुर, आजमपुर, आजमगढ़ होते हुए सुबह ही लौटे थे। वे अपनी ओर से मन बनाकर आए थे। दोनों में से एक, जिसे शीला और सरला हाँ कर दें, वे दोनों के बारे में शीला से बात कर चुके थे। खर्च के मामले में दोनों महज 20-19 की शादियां थीं, 8 से 10 लाख के बीच। वे साल भर से लगे हुए थे उनके पीछे, और अब फाइनल करने का समय आ गया था। आजमगढ़ का लड़का सेल्स टैक्स अफसर, फिलहाल इलाहाबाद में कार्यरत। खानदानी कुलीन, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का रिश्तेदार, पिता काशी ग्रामीण बैंक में खजांची। ईमानदारी और मददगार की छवि बनाए रखने के साथ 5 साल के अंदर आजमगढ़ शहर में 2 मंजिली कोठी, लड़के के 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें, माँ जीवित। लड़का कुछ नहीं तो कम से कम एडिशनल कमिश्नर होकर रिटायर करेगा। उसने अनौपचारिक रूप से लड़की देख ली थी और पसंद की थी। लड़के की तरफ से मामला फंसा हुआ था लड़की की नौकरी को लेकर, कि दोनों में से नौकरी कोई एक ही करेगा। लड़की अगर नौकरी करना भी चाहे तो तब करे जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाएं। यह शर्त ऐसी थी जिसे सरला मानेगी, इसमें संदेह था रघुनाथ को। कुछ बातों को लेकर शीला भी असमंजस में थी। लड़का सबसे बड़ा बेटा, 2 देवर होंगे और 2 नंदें। देवरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है भाभी को। नंदें स्वभाव से ही किचकिची होती हैं, जलने वाली और एक न एक बखेड़ा खड़ी करने वाली। झंझटिया बड़ी होने के कारण उनके शादी ब्याह में कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सास भी अभी मरी नहीं है, झगड़ालू और हर बात में मीन मेख निकालने वाली हुई तो भारी मुसीबत। हो सकता है बुढ़ौती बड़ी पतोह के साथ काटने की सोचे, सरला अलग नौकरी करती रहे, तब भी ये झंझटें कम नहीं होने वाली। उसने तय किया था कि बेटी से समझ बूझ कर ही फैसला करना ठीक होगा। दूसरी शादी गाजीपुर की। इससे उलट लड़का इलाहाबाद में 5 साल से कोचिंग करते हुए लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दे रहा था, IAS की भी और PCS की भी। पिछली बार इंटरव्यू तक जाकर छटा था। गोरा, लंबा, खूबसूरत, देर सवेर कहीं न कहीं चयन निश्चित था। रघुनाथ दोबारा वह गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो एक बार कर चुके थे। 2 साल पहले जब लड़का कंपटीशन दे रहा था तो शादी मुफ्त थी, बेरोजगार समझकर नहीं की इन्होंने। लेकिन जब 3 महीने बाद ही सेलेक्ट हो गया तो कीमत 50 लाख, हाथ से निकल गई शादी। तो इसे कुछ न कुछ बनना ही है देर सवेर। पिता जीवन बीमा निगम में उप प्रबंधक, बेटा इकलौता, न भाई न बहन, पिता के एक बड़े भाई, वह भी नावल्द। उनकी भी संपत्ति इसी को मिलनी है। शीला का झुकाव इसी शादी की ओर था। इससे भी छोटा परिवार क्या मिल सकता था है किसी को। न ननद की झंझट है न देवर की, जहाँ चाहो वहाँ रहो।
जैसे चाहो वैसे रहो, जो चाहो वह करो, न कोई देखने वाला न रोकने वाला। नर्सिंग होम और अस्पताल की जरूरत हुई तो सास हाजिर। बुढ़हू को छोड़कर सास न जा पाए तो माँ है ही, जितनी ससुराल उतना ही मायका, दोनों तुम्हारे। रघुनाथ का नजरिया कुछ और था। उन्हें आजमगढ़ वाले की पक्की नौकरी और भरा पूरा परिवार ज्यादा आकृष्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने निर्णय सरला पर छोड़ दिया था। सरला ने पिता को देखा। इन्हीं चंद दिनों में कितने बदल गए पिता। गंजे हो गए हैं, सिर से बाल उड़ गए हैं, कनपटियों को छोड़कर सामने के दो दांत जाने कब उखड़ गए, ठोकर बैठ गया है, थोड़ा और झुक गए हैं और बूढ़े की तरह चलने लगे हैं। पिता ने भी बेटी को देखा, वह भी बदली बदली सी लग रही थी। जाने क्यों अब कि उन्हें वह कोई लड़की नहीं युवती दिखाई पड़ी। उसे समीज सलवार में देखने की आदत पड़ गई थी उन्हें, शायद। लेकिन उसका जो चेहरा इतना उदास और सूखा रहता था, वह इतना हरा भरा और प्रसन्न क्यों? यही नहीं, दुबले पतले शरीर में भी भराव और आकर्षण आ गया था। उबड़ खाबड़ समतल सीने पर गुलाइयां उभार के साथ पुष्ट नजर आ रही थी। रघुनाथ का अनुभव बता रहा था कि ऐसा किसी मर्द के संसर्ग और हथेलियों के स्पर्श के बगैर संभव नहीं। लेकिन मन कह रहा था कि ऐसा खाने पीने की सुविधाओं और निश्चिंतताओं के कारण है। उन्होंने साड़ी ब्लाउज में खड़ी अपनी बेटी को आजमगढ़ वाले की नज़र से देखने की कोशिश की। सरला उन दोनों शादियों के बारे में गंभीरता से सुनती रही देर तक। हाँ बोलो, इनमें से कौन पसंद है तुम्हें? रघुनाथ ने अंत में पूछा। कोई नहीं, उनसे कहिए वे जहां चाहें वहां करें, मुझे नहीं करनी। क्या? रघुनाथ अवाक, उनकी आंखें फटी रह गईं। वे एक टक देखते रहे। 7 सालों में या 7 सालों से यही सुनने के लिए दौड़ता रहा। रघुनाथ निखरी खटिया पर बैठे थे और शीला सरला बगल में पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों पर। संध्या की छाया आंगन में उतर आई थी। सरला माँ बाप की सबसे प्यारी दुलारी बेटी थी और मुँह लगी भी। रघुनाथ ने बेटों से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन बेटी से नहीं। जो बातें किसी से नहीं कह पाते थे वे भी बेटी से कह लेते थे। बेटी बाप का लिहाज तो करती थी, लेकिन कुछ कहने सुनने में संकोच नहीं करती थी। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप दौड़ें, फालतू में दौड़ा करें, तो इसके लिए मैं क्या करूं? पूछिए माँ से। कई बार कहा है कि मुझे नहीं करनी शादी। नहीं करनी है तो क्या अकेले रहना है इसी तरह? मैंने यह कब कहा है? मैंने सिर्फ यह कहा है कि मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है जिसमें लेन देन और मोल भाव होता हो। कौन सी शादी है जिसमें यह सब नहीं होता? क्या संजय में नहीं हुआ? उसकी बात छोड़िए, वह तो शादी नहीं सौदा था। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? रघुनाथ ने आंखें तरेर कर उसे पूछा और चुप देखकर खटिया पर पसर गए। थोड़ी देर शांत रहकर उन्होंने कहा, शीला समझाओ इस लड़की को, शहर में रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है। शीला सिर झुकाए शुरू से ही लूर बहा रही थी। अपना नाम सुनने के बाद तो हिचकियां लगने लगी। तुम्ही ने सिर चढ़ाया है, तुम ही भुगतो। जब इसने बीए किया था तभी मैंने कहा था कर दो इसकी शादी, तो नहीं अभी पढ़ेगी। एमए किया तो फिर कहा कि बहुत हो गया अब कर दो, नहीं तो अपने पैर पर खड़ी होगी हमारी बेटी, नौकरी करेगी। अब देखो इसका रंग ढंग। मैंने कहा था तुमसे कि दुनिया का चक्कर लगाने से पहले पूछ लो अपने लाडली से एक बार। नहीं पूछा, अब भोगो। पापा नाराज न हो तो मैं कुछ कहूँ? सरला सहज थी। परेशान माँ बाप थे, सरला नहीं। आप और माँ मेरी आंखें हैं जिनसे मैंने दुनिया देखनी शुरू की थी। उन्हीं से मैंने देखा कि मर्द एक बैल है जिसे मुस्तकिल खूंटा चाहिए अपने विश्राम के लिए।
वह खूंटा आपके लिए माँ थी, और सच बोलिए, क्या माँ आपके लिए व्यवस्था नहीं थी? बंद करो यह बकवास। पापा, मैंने आपकी वह ज़िंदगी तो देखी ही है जो सबने देखी है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत वह ज़िंदगी भी देखी है जिसे कम लोगों ने देखा है। कम से कम मम्मी ने तो नहीं ही देखा है। उन्हें क्या पता कि कितने खुशमिजाज और मजाकिया इंसान की पत्नी है वे। मैं भी कहाँ समझ पाई थी आपको घर में। यही समझती थी मेरा बाप डांटने, डपटने, गुर्राने और हाय हाय करने के सिवा कुछ नहीं जानता। यह तो बाहर देख कर ही जाना वह लजाता भी है, मुस्कुराता भी है, हंसी ठिठोली भी करता है और आँखों आँखों में बतियाता भी है। आज इतने दिनों बाद मैं समझ सकी हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मिसेज रेखा मैडम क्यों मुझे इतना प्यार करती थी और आपके लिए चिंतित रहती थी। यह अंतिम वाक्य अंग्रेजी में और धीमे से बोली थी सरला, जिसे शीला ने तो नहीं समझा या सुना, लेकिन रघुनाथ गुस्से में उठ बैठे थे। बकवास बंद करो, साफ साफ बताओ तुम्हें शादी करनी है या नहीं? जब करनी होगी तो कर लूँगी, आप क्यों परेशान हैं? इसलिए कि हम जिंदा हैं, मर नहीं गए। आप नहीं कर पाएंगे पापा, हम जानते हैं आपको, इसलिए छोड़िए। जब संजय को बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हें भी कर लेंगे। बोलो तो। सरला थोड़ी देर चुप रही और रघुनाथ को देखती रही। किसी सुदेश भारती को की याद है आपको? एक तो वही है, तुम्हारे मिर्जापुर का एसडीएम। कोई दूसरा भी है? रघुनाथ ने दिमाग पर जोर डालकर कहा। एक कोई भारती भारती करके था जो तुम्हारे साथ एमए में पढ़ता था और उसकी तारीफ करते थे आप। वही आपको लेकर बाजार जाता था। हाँ, अच्छा लड़का था मगर चमार था। मिर्जापुर वाला वही भारती है जिसे आप अच्छा कहते थे। तो रघुनाथ विस्मय से उसे घूरते रहे। तो क्या उसके साथ मेरी शादी करेंगे आप? रघुनाथ खटिया पर फिर पसरे। इसके पहले कि शीला फफक कर रोने लगी। रघुनाथ ने आकाश की ओर दोनों हाथ उठाए। हे भगवान, यह क्या कर रहे हो मेरे साथ? लाला तक गनीमत थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? किसे मुंह दिखाऊं? वे पागल की तरह अनाप शनाप बक झक करने लगे। इससे तो अच्छा है कि कुमारी ही रह, शीला ने रोते हुए कहा। माँ, ये तो 7 साल से लोगों के दरवाजे घिघियाते फिर रहे हैं और इतने ही सालों से वह मेरी आरजू मिन्नत कर रहा है, पूरे सम्मान और इज्जत के साथ। कोटे में ही सही, लेकिन पीसीएस है, देखने में सुनने में भी किसी से कम नहीं। मेरी नौकरी से भी उसे ऐतराज नहीं। कभी कोई बदतमीजी भी नहीं की मेरे साथ, कोई ऐसा वैसा ऐब भी नहीं उसमें। मैंने अब तक हाँ नहीं की है, लेकिन सोच लिया है कि करूँगी तो उसी के साथ। उसके बाद लौट कर कभी पहाड़पुर मत आना, अपना थोबड़ा मत दिखाना, यह याद रखो। रघुनाथ खड़े हो गए। अब जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। मर गए माँ बाप। रात हो रही थी। इस वक्त कहाँ जाएगी? शीला बोली। चाहे जहाँ जाओ जाओ। सरला मुस्कुराती बैठी रही। अभी कहाँ की है, अभी तो रह सकती हूँ। कैसा लगा? अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में या चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने अनुभव से हमें ज़रूर अवगत करवाइएगा, जिससे कि अगर कोई सुझाव है तो उस सुझाव को मैं इसमें अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकूं, उस सुझाव को शामिल कर सकूं और अच्छे और बेहतर वीडियो लेकर दोबारा आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।